لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामईन कराम। प्रोग्राम तरीक़ा हज उम्रा दर्जा बदर्जा के साथ आपका मेज़बान असदुल्ला गौरी आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे प्रोग्राम का आज जो मौजू है वो बज़ाहिर तो छोटा सा नज़र आता है, लेकिन इस हवाले से बहुत सारे सवालात मेरे जहन में अब तक उभर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज का प्रोग्राम कुछ तवील हो जाए, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि जिस तरह हर प्रोग्राम का हक़ होता है कि उसको सुनने वाला मुकम्मल और तवज्जो के साथ सुने, चूँकि उसके पीछे तैयारी होती है उस प्रोग्राम के हवाले से बनाने वालों की, तो बड़ी अर्क-रेज़ी के बाद कोई प्रोग्राम आपके लिए तश्कील पाता है और यकीनी तौर पर उसमें आपके लिए बहुत सी अफ़ादियत भी छुपी होती है। लिहाज़ा आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इस सिलसिले को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुनिएगा, ताकि आप इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। मोहतरम सामईन कराम, जैसा कि पहले भी तज़किरा हो चुका है कि हमारा प्रोग्राम एक गुलदस्ते की मानिंद है, जिसमें वतन अज़ीज़ के चप्पे-चप्पे से, गोशे-गोशे से ताल्लुक़ रखने वाले फूलों जैसे खुद्दामुल हुज्जाज ने एक ताल्लुक़ कायम किया हुआ है। गो कि हमने तमाम इलाकों के साथियों को आपस में जोड़ दिया है। चूँकि पिछले प्रोग्राम में चंद लोगों के इलाके का तज़किरा ना हो पाया था, तो मैं उनके हवाले से भी बताता चलूँ कि हमारे सैयद अमजद महमूद फ़ल्की भाई, जो कि पिछले प्रोग्राम्स में आए थे, उनका ताल्लुक़ हमारे सब सरसब्ज़ व शादाब सूबे पंजाब के शहर लाहौर से है। और इसी तरह से हमारे आरिफ़ भाई डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से हम बताते चलें कि हमारे जहाँज़ेब भाई हमारे साथ हैं, और जहाँज़ेब भाई का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के पुरफ़ज़ा मकाम और फलों से माला-माल शहर क्वेटा से है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम जहाँज़ेब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब असदुल्ला साहब। मैं ज़रा जहाँज़ेब भाई के बारे में भी बताता चलूँ कि जहाँज़ेब भाई हमारे एक ऐसे खादिमुल हुज्जाज हैं, जो साल हर साल से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से ज़य्यफ़ुर रहमान को तरबियत देते चले आए हैं। चूँकि ज़य्यफ़ुर रहमान के हवाले से हमारे जहाँज़ेब भाई का इलाका निस्बतन ऐसा है, जहाँ पर बहुत सारी सहूलियात आस-पास के इलाके में मयस्सर नहीं है। लिहाज़ा ऐसे हवाले से जहाँज़ेब भाई की खिदमत काबिल कदर हैं कि वो क्वेटा शहर और उसके गिरदो-नवा में दूर-दराज़ के जो इलाके बनते हैं और दूसरे शहर और इलाके और कस्बे बनते हैं, वहाँ तक रसाई रखते हैं और लोगों को वहाँ तक तरबियत पहुँचाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर अपनी जगह एक बहुत ही अहम काम है। तो जनाब, सवाल के हवाले से पहला सवाल हम बढ़ाते हैं जहाँज़ेब भाई की तरफ। जहाँज़ेब भाई, जैसा कि आपको मालूम ही है कि अब हमारे पास 2 तरह के पैकेजेस होते हैं, एक लॉन्ग पैकेज और एक शॉर्ट पैकेज। लॉन्ग पैकेज से मुराद 40 दिन का पैकेज होता है और शॉर्ट पैकेज 20 दिन और 18 दिन और 15 दिन का भी हो सकता है। तो पूछना आपसे मुझे ये है कि ज़रा बताइएगा कि चूँकि हम लोग लिबास व पोशाक के हवाले से इंतहाई मोहतात होते हैं, तो सफ़र हज में इन अय्याम के लिए कितने जोड़े साथ रखें कि हमारा सफ़र सहूलत से कट जाए? जी असद भाई, पैकिंग के हवाले से जब इंसान अपने सूट वगैरह पैक कर रहा हो, अपने जितने भी सफ़री उसके लवाज़मात हैं, पैकिंग के दौरान जब वो बाँध रहा हो, तो अक्सर ये टेंशन रहती है इंसान को कि मैं कितने जोड़े अपने साथ कैरी करूँ। ख़वातीन को तो ख़ैर ज़्यादा ही होता है, और मर्द भी आजकल जो है वो चाह रहे होते हैं कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेके जाएँ अपने साथ। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो देखा जाएगा कि आपका दौरानिया वहाँ पे कितना है, ठीक है? अगर किसी का शॉर्ट पैकेज है, यानी कि 20-22 दिनों का, तो वो उसके हिसाब से कपड़े रखेगा, और जिसका 40 या 45 दिन का पैकेज है, या उसकी वहाँ पे मुद्दत क़याम जो है वो 40-45 या 42 दिन का होता है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म का है, तो उसके हिसाब से पैकिंग थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कम दौरानिया है तो 4 से 6 जोड़े काफ़ी हो जाएँगे उसके लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे मौसम भी है, आपको पता है कि गर्मी के मौसम में हज आ रहे हैं, ठीक है? पिछले जितने भी आप देखें, वो सारे गो के इसमें 10 दिन का फ़र्क आता है हर साल, लेकिन फिर भी गर्मी तो आपको पता है सहरा अरब की गर्मी मशहूर है, तो वहाँ पर फिर भी इंसान को जो है वो, मैं समझता हूँ कि कम दौरानिये में 4 से 6 जोड़े काफ़ी रहेंगे, और अगर उसकी जो है वो ज़्यादा है स्टे,
40-45 दिन का है तो उसको आप डबल कर दें 10 से 12, लेकिन फिर भी मर्द जो इतने ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं करते, ठीक है? कोशिश ये करें कि आपके कपड़े जो हैं वो कॉटन के हों, ठीक है? और हल्के रंग के हों, इतने मतलब कि आप गहरे रंग के मत पहनें क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो गर्म कपड़ों को ज़्यादा वो करती है, तो हल्के कपड़े हों, कॉटन के हों तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है? वहाँ पे गर्मी कम लगेगी और वैसे भी वहाँ पे लॉन्ड्री की जो है वहाँ पे सहूलत होती है हर जगह पे, हर होटल में आपको कपड़े धोने की जगह मिलती है अलग से, तो इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा कपड़े ले जाकर बोझ ना बढ़ाएँ, जितने कपड़े आप जो है कैरी कर सकते हैं कम से कम उतना ठीक है। लेकिन ये है कि ये मौसम पे डिपेंड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस इतने कपड़े हों कि 1-2 दिन में अगर वो कपड़े फॉर एग्ज़ाम्पल मैले हो गए हैं, तो आप धुलने के लिए जब दोगे उसको, तो आपके पास एक अल्टरनेट के तौर पे जोड़ा मौजूद होना चाहिए। ठीक है? अच्छा जहाँ से भाई जब बात हाजी की आती है लिबास व पोशाक के हवाले से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हाजी का लिबास तो 2 चादरें ही हैं और इन चादरों में उसका मकाम इतना बुलंद होता है कि यहाँ कोई उसको छोटा नहीं कह सकता और कोई बड़ा अपने आप को बड़ा भी नहीं कह सकता। गोया कि दुनियावी रिश्ते सारे के सारे मसावी हो जाते हैं इन 2 चादरों में आने के बाद। अब तो तकवा है, मेहनत है, दुआएँ हैं और अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। तो बेसाख्ता ज़बान पर तलबिया आ रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे सामईन कराम भी मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा तलबिया तो पढ़ ही लीजिए कि क्या पता इसकी बरक़ात से हम में से कोई किसी भी वक़्त कबूलियत की मंज़िल पा जाए और हम में से वो जो अभी तक सोचते हैं कि सफ़र हज के कोई असबाब नहीं है, अल्लाह ताला पसंद फ़रमाकर उनके लिए गैब से असबाब बना दे। तो आइए मिलकर एक दफ़ा तलबिया पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जहाँ से भाई हमें ज़रा हाजियों की जो सबसे बावक़ार पोशाक है यानी एहराम की चादरें, उनके हवाले से भी बता दीजिए कि उनको हम किस मेयार पर परखें और कौन-सी चादरें लें, कौन-सी ना लें? आया कि लट्ठे वाला एहराम इस्तेमाल किया जाए या तौलिए वाला? ज़रा इस पे हमें वज़ाहत दीजिएगा। एहराम की चादरों के बारे में असद भाई ये मैं आपको मशवरा दूँगा, आपको भी और तमाम सुनने वालों को कि कम से कम आप जब जाओ मार्केट में तो उसको ये कहो कि मुझको एहराम के 2 सेट दे दें, यानी कि 2 सेट का मतलब है 4 चादरें हों, ठीक है? वो अपने पास आपने लाज़मी रखनी है ताकि अगर एक जो है वो गंदी हो जाए या मतलब उसपे कोई निजात या पलीदगी लग जाए, तो आप दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फिर एक और आता है तौलिए वाला एहराम, बड़ा मशहूर है टॉवलिंग, ठीक है? जिसको टॉवल कहते हैं। उसका बना हुआ अगर एहराम आप पहनेंगे, तो वो बेहतरीन हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये आप पे जो स्वेटिंग आती है ना, पसीना वगैरह आ जाता है इंसान के तो वो उसको जज़ब कर लेगा, ठीक है? और जब तवाफ़ कर रहे होंगे, तो बार-बार आपके कंधे से ये फिसलेगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, तो उनसे ये प्रॉब्लम देखी गई है उनके अंदर कि वो इसको कैरी नहीं कर पाते हैं, एहराम के ऊपर वाले हिस्से को ख़ास तौर पे वो बार-बार ढलक जाता है उनसे, ठीक है? फिसलता है उनके जिस्म से। तो तौलिया क्या करेगा, तौलिए का एहराम इंशाअल्लाह वो थोड़ा-सा भारी होता है, तो वो आपके जिस्म पे टिका रहेगा ऊपर के हिस्से में और वो गिरेगा नहीं बार-बार और इससे आपका जो स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया करेगा ये, ठीक है? और एक और चीज़ है कि आप जब खरीदें ये चादरें एहराम की, तो आपने अपनी हाइट के हिसाब से और जो भी आपके जिस्म की हैयत है, उसके हिसाब से आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें पहले और फिर परचेज़ करें। जहाँ से भाई आपने खूब अंदाज़ के साथ माशाल्लाह हमें एहराम की चादरों के हवाले से भी समझाया। तो अब आपसे दरख्वास्त ये है कि चूँकि एहराम की चादरें तो मर्द हज़रात के लिए मख़सूस हैं, तो क्या ख़वातीन के लिए भी कुछ मख़सूस किस्म का एहराम होता है? क्या उसका कोई मख़सूस रंग होता है? चूँकि मर्दों के लिए तो सफ़ेद रंग ही इस्तेमाल किया जाता है चादरों में। तो ज़रा ख़वातीन के लिबास के हवाले से भी, ख़वातीन की पोशाक के हवाले से भी हमें आगाही दीजिए। जी, जहाँ तक ख़वातीन के लिए किसी मख़सूस रंग या डिज़ाइन की आपने बात की है, तो ऐसा कुछ नहीं होता जी, उनके लिए कोई ख़ास चीज़ मख़सूस नहीं होती है। ख़वातीन के लिए कि कोई ख़ास रंग हो या ऐसा-वैसा कुछ, तो वो आम अपना जो उनका लिबास है, वो वही पहनेगी, ठीक है? और हाँ, मिलता है, आप बाज़ारों में आप जाएँ तो ख़वातीन के लिए भी मिल रहा होता है। इसको कहते हैं जी लेडीज़ का एहराम कह दिया जाता है। लेकिन वो ले लें तो भी अच्छी बात है, ना लें तो भी अच्छी बात है। लेकिन इंसान जब अपने अंदर देखता है ना, ख़ास तौर पे ख़ातून जो दिखती है अपने अंदर, तो वो क्या करती है कि उसका ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि वो उसका लिबास बिल्कुल सादा हो और बापर्दा लिबास हो, ठीक है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ख़वातीन के हवाले से कि बिल्कुल वो बापर्दा लिबास में हो। अबाया बिल्कुल पहन सकती हैं, स्कार्फ़ पहन सकती हैं, मतलब जितना वो मॉडेस्ट रह सकती हैं ना, उनको रहना चाहिए, ठीक है? बापर्दा लिबास हो, ठीक है?
कपड़ा जब वो खरीदें या उनके पास जो कपड़े इस्तेमाल के हों, वो मेक श्योर करें कि वो इतने जो है वो बारीक नहीं होने चाहिए, ज़ाहिर बात है, ठीक है? ना इतने बारीक हों, ना इतने तंग हों, ठीक है जी? और रीज़न्स सबको पता है, मैं भी बयान नहीं कर सकता कि क्या रीज़न्स हैं। तो बारीक कपड़ा ना हो और इतना इतना तंग कपड़ा हो कि प्रॉब्लम्स हो सकें, ठीक है? एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मर्द हो या ख़वातीन, दोनों के लिए चेहरे के ऊपर कपड़ा लगना जो है वो ये जायज़ चीज़ नहीं है, ठीक है? इससे सदका भी क बाज़ सूरतों में आ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए औरतें क्या करेंगी कि वो एक कैप पहनेंगी, ठीक है? वो कैप भी मिल जाएगी उसी एहराम की शॉप से। तो वो क्या करेंगे कि वो कैप पहनकर जो है वो आगे एक नकाब जैसा लटका लेंगी, ठीक है? इससे क्या होगा, उनका चेहरे से वो नकाब टच भी नहीं करेगा और उनका पर्दा भी कायम रहेगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी ख़वातीन के लिए। बहुत खूब, आपने खूब चीज़ें समझाई। अब यहीं पर एक बात और ज़हन में उभरती है और वो ये कि ये जो एहराम की चादरें हैं और दीगर लवाज़िमात हैं, आया कि इनको कहाँ से खरीदा जाए? और यकीनी तौर पर जो ज़हन में पहला सवाल इसका जवाब आता है, इस सवाल का, वो यही आता है कि जी हाजी कैंप के अंदर तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए और वाक़ईतन वहाँ पर होती भी हैं। लेकिन हाजी कैंप्स में तो ज़ाहिर है काफ़ी दिनों के बाद जाना होता है और यकीनी तौर पर वहाँ से वो चीज़ें लेनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो लोग आकर स्टॉल लगाते हैं, वो भी हमारी ही राह तक रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जोड़ा हुआ होता है ज़य्युफ़ रहमान के साथ उनके मामलात का। तो इसमें यकीनी तौर पर अगर कोई चीज़ खरीदी जाए, तो ये भी ज़हन में रखा जाए कि अल्लाह ताला इसकी आपको भी बरकत दे और उनको भी इसकी बरकत अता फ़रमाए। क्या इसके अलावा भी हम ये चीज़ें कहीं से खरीद सकते हैं? ज़रा इसका भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब ये सामान मिलेंगे कहाँ से? इसके बारे में आपने पूछा है कि क्या हम हाजी कैंप से ये चीज़ें खरीद सकते हैं? क्या ये अच्छा ऑप्शन होगा? बिल्कुल, आप जाएँ तो आप हाजी कैंप के बाहर भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं और वो उन्होंने बल्क में सब चीज़ें, मुख्तलिफ स्टॉल्स वहाँ पे लगे होते हैं। आप जब जाएँ आपको नज़र आएगा कि हज के अयाम के नज़दीक, या सॉरी आपकी फ्लाइट्स के नज़दीक, जब उसका विज़िट करेंगे ना हाजी कैंप का वैक्सीन के टाइम पे, तो आपको नज़र आएगा कि बाहर लोगों ने अपनी तरफ से कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट। तो वहाँ पर आपको एक ही अंडर वन रूफ आपको सब चीज़ें मिल सकती हैं। आप चाहें तो लें। लेकिन असद भाई, बात ये है कि हमने जब ये ग्रुप एस्टेब्लिश किए थे हज और उम्रा के, तो हम शुरू-शुरू में ही, अभी जब हज की जो दरख़्वास्तों की बात हो रही होती है या रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट की बात हो रही होती है, हम तभी से जो है इस चीज़ के हक़ में होते हैं और हम इस चीज़ का प्रचार करते हैं बाकायदा, और अपने मेंबरान को और नए आज़मीन हज को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें ये सजेस्ट करते हैं बल्कि, कि वो शॉपिंग के टाइम पर जो है वो ज़्यादा मतलब शॉपिंग के हवाले से वो ज़्यादा मुहतात हों, यानी कि अपना वक़्त बचाएँ और अर्ली ऑन वो शॉपिंग कर सकें, ठीक है? तो उसके लिए आप हाजी कैंप का इंतज़ार ना करें। आपके अपने हर जितना भी आपका शहर है, तकरीबन हर शहर के अंदर जितनी होलसेल मार्केट्स होती हैं, ठीक है? वहाँ से भी आप जो है वो चीपर रेट्स में खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये याद रहे कि रेट्स सस्ते हों, वो उसका जो मयार है, जो आप चीज़ या जो स्टफ़ आप परचेज़ कर रहे हो, जो चीज़ें खरीद रहे हो, उसका मयार सस्ता ना हो, वो मतलब कि आला पायदार चीज़ हो, ठीक है? यही है कि अगेन आई विल से कि आप जो है वो आखिरी दिनों का इंतज़ार ना करें, ठीक है? आप किसी भी किस्म के पैनिक से बचने के लिए शुरू-शुरू में ही, जैसे ही आपकी दरख़्वास्तों का अमल हो, आप तभी से छोटी-छोटी चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया करें, ठीक है? ताकि आपको हर तरह का इत्मीनान हो। बहुत खूब। आइए तो चलिए फिर अब ये एहराम्स की चादरों से थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जिस्म की साफ़ में कुछ नीचे की तरफ उतरते हैं कि पैरों में जो जूते पहने जाते हैं सफ़र हज के दौरान, ख़ुसूसन हालत एहराम में, तो क्या इसका भी कोई इम्तियाज़ है, कोई शराइत है इनकी? क्या मर्द और ख़वातीन के लिए भी इसमें इम्तियाज़ है? ज़रा इस पर भी समझाइएगा। तो हमें क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आध जोड़ी चप्पल रखने के साथ या एक आध जोड़ी जूते रखने के साथ हम अपने सारे काम या फ़ाइल कर लेंगे? ज़रा इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। अच्छा जी। जूतों के हवाले से ये है असद भाई, कि मेरे ख़्याल से 2 जोड़े रखने काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम योर एहराम वाला जूता जो होता है ना मर्दों का, क्योंकि आपको पता है और सामीन को भी मालूम होना चाहिए कि हम जब पाँव रख पे कुछ पहने, हमारा फुटवियर ऐसा होना चाहिए हालत एहराम के अंदर कि पाँव की ऊपरी हुई हड्डी, पाँव का टखना और पाँव की एड़ी वो खुली हुई ना हो, ठीक है? वो खुली हुई बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए कैंची चप्पल जो है मर्द हज़रात पहनेंगे। औरतों को तो ऐसी कोई कैद नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए जो है वो कैंची चप्पल पहनना मस्ट होता है, जिसको हम हवाई चप्पल भी कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपने एक ज़ाहिर बात है, आपने चलना ज़्यादा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वॉकिंग शू हो, वो मयारी हो, ठीक है? वो सब स्टैंडर्ड ना हो, अच्छे स्टैंडर्ड का हो, ठीक है? आपने ये चीज़ नोट करनी है, सही है? बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ज़ाहिर बात है, आपने चलना है तो आपका चप्पल जो है और जो भी आपका फुटवियर है, वो कंफर्टेबल जितना ज़्यादा हो, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आपको पता है कि हालत हराम के अलावा भी आपने सारी बातें, अपने होटल से हरम जाना है, वापस आना है, आपने सीढ़ियाँ चढ़नी-उतरनी होती हैं, ठीक है?
आप जो है वो वहाँ जाते हैं, क्योंकि उम्रे की हालत में तो अगर आप इंसान अपना देखे ना, कंपेयर टू द हज के जो दिन होते हैं, अयाम हज 3 से 4 दिन, तो उसमें कंपैरिजन करें आम दिनों का, तो हालत हराम में इंसान आम दिनों में नहीं होता, वो अयाम हज में होगा और उम्रे में होगा। उम्रा आपका 2 ढाई घंटे या 3 घंटे तक हो जाएगा, देन यू आर फ्री फ्रॉम द चप्पल, ठीक है। लेकिन अयाम हज में आपने ये चप्पल, एहराम वाले हवाई चप्पल या कैंची चप्पल आपने मुस्तकिल पहनने हैं, तो मेक श्योर करें कि आपके पाँव जितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। कैंची चप्पल की भी जब आप करते हो ना परचेजिंग, तो आपने मेक श्योर करना है कि एक तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो पतली हो, ज़्यादा मोटी ना हो, कि आपका पाँव का ज़्यादा हिस्सा कवर कर रही हो वो। नंबर 1 थिंग, एंड नंबर सेकंड थिंग, कि उसका सोल ना तो स्लिपरी हो और ना ही वो इतना खस्ता हो कि वो चलने से टूट सके, ठीक है। तो पाँव ने ही आपको सारा हज करवाना है, आपके कदमों ने। तो आपके कदमों की जो वो होनी चाहिए चप्पल, सारी बातें वो इतनी पायदार होनी चाहिए कि आपको आपके 40 दिन गुजार दे, ठीक है। एहराम की चप्पल इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द नॉर्मल चप्पल। तो नॉर्मल चप्पल भी आप ऐसी लें जो कि आरामदेह हो और आपको चलने में कोई दिक्कत ना आए। और एहराम की चप्पल ज़ाहिर बात है मर्दों की, जैसे मैंने पहले कहा, वो हवाई चप्पल होती है, कैंची की तरह की उसकी साख्त होती है, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। जी, बहुत खूब समझाया आपने माशाल्लाह ये फ्लिप-फ्लॉप या कैंची वाली चप्पलों के हवाले से, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहता कि कोई गलती हो सकती है, बशर्ते ये कि उसकी पट्टियाँ एक मुनासिब चौड़ाई में हों, बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हों, और फिर ये कि अच्छी कंपनी की चप्पलें नरम होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है चलने में आरामदेह रहती हैं। 1 से 2 जोड़ियाँ होनी चाहिए, और ये भी एक मुशाहिदा है कि चप्पलें 2 तरह की होती हैं। एक तो वो जो स्पंज की होती हैं, जैसे कभी हम बचपन में पहना करते थे, अब भी आती हैं जिनमें फ़ीते लगे होते हैं, और उन फ़ीतों से अगर देखें तो नीचे वो पानी भी कभी-कभी आकर ऊपर आ सकता है अगर कहीं से गुज़रेंगे तो। और एक वो होती हैं जो पूरी पैक होती हैं, तो मैं कुछ इसको यूँ कहता हूँ कि एक वो होती हैं जो कि स्पंज की होती हैं, एक वो होती हैं जो फ़ोम की होती हैं। तो देखा ये गया है कि फ़ोम वाली चप्पलें जो हैं, वो हरम मक्की में अंदर की तरफ सहन में वो आगे स्लिप नहीं होती हैं, जबकि स्पंज वाली चप्पलें जो हैं, वो अंदर फ़र्श पर स्लिप कर जाती हैं अगर फ़र्श चिकना है तो। तो फ़ोम वाली चप्पलें मेरा ख़्याल है कि शायद चलने के लिए बेहतर होती हैं। अंदर के हिस्सों में, मैं अंदर के हिस्सों से मुराद हरम के मताफ के बाहर यानी मस्जिद से बाहर के हिस्से की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो वैसे भी बिना किसी वजह के चप्पलें पहन के चलना मैं समझता हूँ कि शायद मुनासिब नहीं होगा। अदब तो यही है कि हम वहाँ नंगे पैर ये सारे अफ़आल अंजाम दें, और अगर तो किसी की अशद मजबूरी है, तो वो यकीनी तौर पर किसी आलिम से मालूम कर ले पहले, और उसके बाद फिर वो फ़ैसला करे कि आए कि उसको क्या चीज़ पहनना चाहिए। ये मैं नहीं कह सकूँगा, लिहाज़ा इसके लिए आलिम साहब से मिलना ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जहाँज़िब भाई, आपने बड़ी डिटेल बताया। अब ऐसे में ही मैं थोड़ा फिर एक और सवाल आपसे पूछूँगा कि एक ज़ईफ़ुर रहमान के लिए सफ़र हज के कुछ तकाज़े हैं, जिसमें उसकी नक़दी भी उसके साथ होती है, उसके साथ उसके ज़रूरी सामान भी होते हैं, कागज़ात भी होते हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। अब ऐसी सूरत में बहुत से लोग ये करते हैं कि वो एक चौड़ी-सी बेल्ट अपनी कमर में एहराम की चादर के साथ बाँध लेते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा, वो कि सब तो नहीं बाँधते, बहुत से बाँध लेते हैं। तो ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि ये बेल्ट का इस्तेमाल कैसा है, और आया कि इसका मेयार क्या होना चाहिए, वग़ैरह-वग़ैरह? जी असद भाई, बेल्ट के हवाले से बात ये होती है कि आपने कहते हैं बाज़ औक़ात के बेल्ट की नीयत में भी जो है वो ये एहतमाल होता है इंसान का, कि क्योंकि हमने एहराम के हवाले से ये चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है? ये हमारी शराइत में से है कि कोई भी सिली हुई चीज़ जिस्म की हैयत में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ये एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी है मेजर। तो उसमें अक्सर औक़ात जो बेल्ट है वो कन्फ्यूज़ करता है, कि क्योंकि वो तो सिला हुआ होता है ना, उसकी अगर आप शेप चेक करें, ठीक है? तो उसमें ये कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं कि बेल्ट का होना ज़ाहिर बात है, हम कैश कैरी करने के लिए रखते हैं ना, कैश हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए। तो ये भी आज़िम हज जो मर्द है वो ये नियत करेगा, मोअतमिर हो या हाजी हो, कि ये जो बेल्ट मैं पहन रहा हूँ, ये सिर्फ़ मेरे डॉक्यूमेंट्स को या कैश वगैरह को कैरी करने के लिए है। ये नियत वो दिल में रख कर लिया करें, ठीक है? अ, ये क्योंकि इसमें सिर्फ़ पैसे नहीं होते हैं, आपके पासपोर्ट बाज़ औक़ात लोग रख लेते हैं। रखना वैसे चाहिए नहीं है, आप इसको अलग से सेपरेट कहीं लॉकर वगैरह में रखवाएँ होटल के। ये लेकिन बाज़ औक़ात लोग रख भी लेते हैं, ठीक है? कोई और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है इसमें, कैश भी होता है, ठीक है? तो आप जब ये खरीदें ना बेल्ट, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये इसका मटेरियल वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? ताकि जब आप वज़ू करें या आपको पसीना वगैरह आए, तो उसका अंदर रखा हुआ जो सामान है ना, वो गीला ना हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसा भी कागज़ होता है और डॉक्यूमेंट्स तो होते ही कागज़ के हैं। तो अगर आप वज़ू करने चले गए हो या आपको पसीना आ जाए, तो आपके बेल्ट का स्टफ़ इतना अच्छा होना चाहिए कि वो वाटर प्रूफ हो, उसको पानी वगैरह अगर लग भी जाए तो अंदर की चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है? इसके अंदर 2 या 3 खाने होने चाहिए, ठीक है? खाने एक समझ लो, कोई खाना कहता है, कोई पॉकेट कहता है, ठीक है? ताकि आपका मोबाइल भी इसमें अगर कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ के अंदर-अंदर सेपरेट हो, एक मोबाइल का लिए एक खाना बना हो, सॉरी पॉकेट बनी हो, एक पॉकेट में आप अपने पेपर्स रख सकते हो,
और एक में जो है वो अलग चीज़ें, को डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों छोटी-मोटी, तो आप होटल का कार्ड वगैरह आप रख सकें, तो अलग-अलग चीज़ें हों, एक ना हो। ठीक है? आप जब खरीदें तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी पॉकेट्स इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप कन्फ्यूज़ हों कि कौन-सी पॉकेट में क्या रखा हुआ है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पॉकेट्स काफ़ी होंगी। ठीक है? फिर आपने देखना है कि उसका जो स्ट्रैप है ना, आपकी बेल्ट का, वो मज़बूत होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रश में या धक्कम-पेल की सूरत में अगर कोई किसी का हाथ पड़ जाए तो ज़ाहिर बात है, तो वो खुल ना जाए, ठीक है? कोई इसको खींच ना सके, ठीक है? ये सेफ होना चाहिए। बल्कि उसके बकल्स अगर हो ना, बकल वाला, तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ये सेफ रहेगा ज़्यादा, ठीक है? और ना आपकी स्किन को ये चुभ रहा हो, इसका कोई बकल वगैरह या कोई इसकी चुभन ऐसी ना हो कि आपका बॉडी में वो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो ड्यूरिंग तवाफ़ या ड्यूरिंग सई वगैरह, ये आपने देखना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब ज़य्युफ़ रहमान ये एहराम की चादरें और ये चप्पलें वग़ैरह लेने के लिए जाएँगे किसी भी स्टोर पर, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी नज़रें दूसरे सामान पर भी पड़ी होंगी जो कि वहाँ पर सजाया गया होगा। कोई बैग होगा, कोई नाख़ून तराश होगा और यकीनी तौर पर हज के सफ़र से मुतालिक बहुत सी चीज़ें होंगी। तो हम ये कहाँ से लें? क्या वहीं से ले लें स्टोर से या फिर हम इसे जाकर वहाँ हरमैनुल शरीफ़ैन में भी खरीद सकते हैं? तो वहाँ से खरीदना तो बाबरकत हो जाएगा। तो ये मैं एक परसेप्शन बता रहा हूँ आपको। तो ज़रा बताइएगा मुझे इस बारे में भी हमें थोड़ी-सी आप रहनुमाई फ़रमाइए। जी, असद भाई आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि इस्लामिक मर्चेंडाइज़ के हवाले से कि उसको कहाँ से परचेज़ किया जाएगा। तो जी, बिल्कुल इनको जो है आप पाकिस्तान से ही ले जाएँ, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने वहाँ पर जाकर अपना अपना कीमती वक़्त बचाना है, ठीक है? अगर आप वहाँ पे जाकर भी छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी खरीदारी करेंगे, तो आपका जो कीमती वक़्त है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो बेहतर है कि आप जिस स्टोर से एहराम परचेज़ कर रहे हो या बेल्ट परचेज़ कर रहे हो, आप उसी स्टोर से ये चीज़ें में छोटी-मोटी जो है वो बिल्कुल कैरी करें। आप तस्बीह ले सकते हैं, दानों वाली भी और काउंटर वाली भी, ठीक है? आप जो है वो बैग छोटे-मोटे होते हैं ना, जो आप अपने कमर के साथ लटका के रखने हैं, तो आप वो कैरी कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? कुछ किताबें होती हैं गाइड की, तो आप चाहें तो वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ग्रुप के मेंबरान को भी हमने किताबें प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है? पीडीएफ वर्ज़न में है, वो चाहे तो उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अ, इसके अलावा मैं ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पे करना चाह रहा हूँ कि जयनमाज़ जो होती है ना, पोर्टेबल जयनमाज़ होती है, आप वो ज़रूर अपने साथ कैरी करें। वो लाइट वेट की होनी चाहिए, ठीक है? जिस तरह जो आप मैं और आप जो आम घरों में जिस जयनमाज़ पे नमाज़ पढ़ते हैं, वो नहीं। एक होती है, वो पैराशूट की बनी होती है, ठीक है? और हल्के वेट वाली होनी चाहिए, ठीक है? उसके मल्टीपल फ़ोल्ड्स होते हैं। आप जब दुकान पे जाएँगे ना, तो समझ आ जाएगा जो हमारे मेंबरान हैं, कि उसको कहें कि हमें फ़ोल्ड होने वाली, मल्टीपल फ़ोल्ड होने वाली जयनमाज़ दें। पैराशूट का उसका स्टफ़ होना चाहिए और वो हल्के वेट में होनी चाहिए कि आप उसको ईज़िली अपने साथ इवन जेब में भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मिलती है आजकल। तो वो ज़रूर लेके जाएँ। इसकी वजह ये है कि अक्सर औक़ात जो है वो हम लेट हो जाते हैं ना, बाजमात नमाज़ में शरीक होने से हम थोड़े पीछे रह जाते हैं अक्सर औक़ात में। तो इन सूरत-ए-हाल में ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हो, तो इंसान जो है वो उस जयनमाज़ को बिछाकर नमाज़ पढ़ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नोट करने वाली बात है। बाकी आप जो है वो तस्बीहात सारी बातें आप अपने साथ कैरी करें, ठीक है? काउंटर हो या दानों वाली तस्बीह भी होती है, आप उसको भी कैरी कर सकते हैं, तो आप वहीं से परचेज़ करें, ठीक है जी? तवाफ़ में जो 7 दानों वाली तस्बीह होती है, उसका साथ रखना भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अगर आप चक्कर की तादाद भूल जाएँ, तो ये आपको याद करवा सकती है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफ़सील से आप चीज़ें बताई आपने। अच्छा जहाँ से भाई अक्सर मैंने देखा है आपके ग्रुप्स में कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें भी जो है वो शेयर करते हैं, कुछ दुआइया कलिमात से मुतालिक होती हैं और वाक़ईतन सफ़र हज में ये एक बड़ी अहम बात है कि जो भी अगर सफ़र हज इख्तियार करता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके मकतब फ़िक्र के हिसाब से उसके पास जो किताब है वो अप टू द मार्क है भी कि नहीं। तो बेहतर किताब अगर तो किसी को लेनी हो यकीनी तौर पर उसको चाहिए कि उलमाए कराम से ज़रूर मशवरा करे और उसके बाद फिर उन किताबों का मुतालिया करे। तो बहरकैफ़ आप मुझे बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? और आप अपने मामलात को कैसे लेकर चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, असद भाई, आपने पूछा है कि किताबों के हवाले से कि कौन-सी मुस्तनद किताबें एक ज़ायरे हरम को अपने साथ रखनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने ग्रुप के अंदर भी कुछ पीडीएफ फ़ॉर्मेट की किताबें अपने मेंबरान के साथ शेयर भी की हुई हैं और हमारे स्टोर में अवेलेबल हैं। वो जब चाहें उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी एडमिन पैनल है उनकी काविशें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुरतब करता एक सिलसिला वो भी हमने पीडीएफ के अंदर महफ़ूज़ किया हुआ है। वो इंशाअल्लाह ताला हमारे आज़म हज को ज़रूर काम आएगा। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से रहनुमाए हज के नाम से एक किताब है, जो हर साल मुरतब होती है, उसका लेटेस्ट एडिशन भी हमारे पास मौजूद है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़िम हज या मोअतमिर के लिए अगर वो मुताला करे तो काफ़ी होगा। इसके अलावा जो दुआओं की बात की आपने कि दुआओं वाली जो किताबें मिलती हैं, छोटे बुकलेट्स मिलते हैं या कार्ड्स मिलते हैं आजकल,
तो उनका भी इंसान चाहे तो खरीद सकता है। लेकिन इसके लिए टिप ये मैं दूँगा, मशवरा ये दूँगा कि वो किताबें या जो वो दुआओं वाली किताबें ख़ास तौर पर, उनको वो याद कर ले, ठीक है? याद करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए इसके कि वो देख-देख के पढ़े, ठीक है? अगर वो मिसाल के तौर पे तवाफ़ करेगा या सही करेगा और साथ-साथ में वो देखकर पढ़ रहा होगा, तो ये सोचने वाली बात है कि वो पीछे आने वाले किसी शख्स को डिस्टर्ब कर रहा होगा ना, उसको धक्का लग सकता है, वो किसी के रास्ते में आ सकता है या कोई उसके रास्ते में आ सकता है, तो डिस्टर्बेंस होगी और तवाफ़ सारा बिगड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये सारी दुआएँ अगर वो कोई अपने साथ कैरी करता है, ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई कार्ड वग़ैरह, तो उन पे छपी हुई दुआएँ जो हैं वो याद कर ले और वो वहाँ जाकर माँगा करे, ठीक है? ये ना हो कि वो तवाफ़ की किताब सामने रख रहा है और तवाफ़ भी साथ-साथ करता जा रहा है, नज़रें उसकी किताब पे हैं और वो आस-पास के लोगों को नहीं देख रहा, वो खाना काबा के तक़द्दुस को भी जो है वो ज़ाहिर बात है इससे डिस्टर्ब होता है। तो क्योंकि कहा जाता है कि तवाफ़ जो है ना, वो नमाज़ के हुक्म में आता है। जिस तरह आप नमाज़ में कुछ देख नहीं सकते ना यहाँ-वहाँ और आप कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते, तो दुआओं के साथ भी यही है कि आप दुआएँ जो हैं वो याद कर लें, बेहतर यही है, ठीक है? उलमा कराम फरमाते हैं कि आप दौराने तवाफ़ तीसरा कलमा जो है ना, तीसरा कलमा तमजीद, वो उसकी आप जो है वो विर्द किया करें और जो ज़ाहिर बात है जो तवाफ़ खाना काबा के मुख्तलिफ़ कोने होते हैं, जिसमें से रुकने यमनी से लेकर रुकने हजर अस्वद तक रब्बना आतिना वाली दुआ है, तो वो पढ़ा करें और जो बकिया तवाफ़ है उसमें आप तीसरा कलमा पढ़ा करें और सही के अंदर जब आप सही कर रहे हों, तो चौथा कलमा पढ़ना, ये हमारे उलमा कराम की हमारी उनकी ये मामूलात थे, उन्होंने हमें बताया कि आप चौथे कलमा का विर्द करें जब आप सही कर रहे हों। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। देख के पढ़ने को अगर कोई किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में तो ज़रूर आप परचेज़ करें, आप किताबें लें, लेकिन उन्हें जो है दुआओं को आप याद कर लें, ठीक है? और जहाँ तक किताबों की बात है गाइडेंस के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अपने मेंबरान को मुहैया की भी हुई है और हमारे स्टोर्स में अवेलेबल है। वो जब कोई चाहेगा इंशाअल्लाह ताला उसको प्रोवाइड। जी, बड़ा सुरूर आ रहा है आपसे बात करने में और मुसलसल ज़हन में सवालात उभर रहे हैं। तो गो के एक मौज़ू हमने अपने रिज़वान भाई से छेड़ा था मेडिकल के हवाले से, तो तिब के हवाले से उन्होंने हमें काफ़ी मालूमात दी। लेकिन चूँकि अब तसलसल है यहाँ पे गुफ्तगू का और हम सफ़रे हज के सामान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ी-सी बात मेडिसिन पर भी हो जाए, क्योंकि कुछ टोटके तो ऐसे होते हैं जो हमें पता ही होते हैं। मसलन मैंने देखा है लोग अपने साथ तख्म मलंगा लेकर जाते हैं कि मैदे में अगर थोड़ी-सी भी गर्मी बढ़ती है तो वो उसको रूह अफ़ज़ा के साथ मिलाकर पी लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ओआरएस का बकसरत इस्तेमाल करते हैं बशर्ते कि उनको शुगर की तकलीफ़ ना हो, तो ताकि उनके जिस्म के जो नमकियात हैं वो भी कंट्रोल में रहें। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिना डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और अपनी तबीयत को देखते हुए मख़सूस हालत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि उसको उसका इस्तेमाल पता हो। और ज़ाहिर है चंद चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें खुशबूयात होती हैं, उनको लगाना या उनका इस्तेमाल करना एहराम की हालत में, उसके लिए भी उलमाए कराम से पहले मशवरा कर लिया जाए, डॉक्टरों से भी पूछ लिया जाए। बहरकैफ़ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सफ़रे हज में अद्वियात को किस तरह से अपने साथ रखा जाए, अगर तो ज़रूरी हो तो? जी, असद भाई मेडिसिन्स के हवाले आपसे आपने बात पूछी है। मैं एक असूल जो है वो तमाम सामीन को बताना चाहता हूँ। वो ज़हन में रखना है, वो बैकअप का असूल है, ठीक है? कि कहते हैं ना हिफ़्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर यानी कि बैकअप के तौर पे आपके पास चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी मेडिसिन्स ख़ास तौर पे, ठीक है? जो जनरल मेडिसिन्स होती हैं या जो आम छोटे-मोटे हमने वहाँ पर फ़ेस कर सकते हैं, एक आम इंसान फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो दायमी बीमार नहीं है या किसी मख़सूस बीमारी का शिकार नहीं है, तो सेहतमंद है, तंदुरुस्त और तवाना इंसान है, तो उसके लिए भी फ़ीवर जो होता है हमारा, ठीक है? जो बुखार इंसान को हो जाए, कोई बॉडी पेन हो जाए, कोई गले की खराबी वहाँ पे आप देखेंगे बड़ा कॉमन होता है, ठीक है? गले खराब हो जाते हैं लोगों को, ठीक है? बुखार हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो मोशंस लग जाते हैं, ज़ाहिर बात है एक नई हवा होती है, ठीक है? कुछ लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, ठीक है? किसी के सीने में मसला आ जाता है, जलन वग़ैरह का। तो इन छोटे-मोटे जो वो है ना बीमारियाँ, उनके लिए तो आपके पास जो बेसिक मेडिसिन्स हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? ये आपने लाज़मन कैरी करनी है अपने साथ, ठीक है? और स्पेशली ज़ाहिर बात है वहाँ पे हज आपको पता है कि चलने का ज़्यादा इंसान जो है वो देखता है कि वो चलता ज़्यादा है, ठीक है? तो उसपे आपके जॉइंट्स जो होते हैं ना, पट्टे आपके, तो वो भी अक्सर थक जाते हैं, ठीक है? तो उनकी थकन के लिए आप कोई अच्छा-सा एक लोशन, कोई बाम, ठीक है? या कोई जेल वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें, एक बैंडेज अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है? अम, और अगर आप बीपी के मरीज़ हैं या कोई डायबिटीज़ है आपको या कोई हार्ट का इश्यूज़ है, तो आप अपनी जो स्टॉक है ना, मेक श्योर करें कि आप जितने दिन वहाँ पे क़याम करेंगे, शॉर्ट पैकेज का हो या लॉन्ग पैकेज हो आपका, तो उसी के मुनासिबत से
आपके पास स्टॉक होना चाहिए, ठीक है? स्पेशली आपका, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं या आपके हार्ट का कोई इश्यू है, तो आपके पास आपका जो मेडिसिन का स्टॉक हो उतने ही दिनों का ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आप जो है वो अगर आपका बाज़ औक़ात सफ़र में कोई ताख़ीर हो जाती है या आपका कोई फ़्लाइट डिले हो जाती है और आप रेगुलर अपने मेडिसिन के यूज़र हैं, तो उसमें आपको कोई परेशानी, पैनिक ना हो। इसके अलावा ज़ाहिर बात है, आपकी जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, वो उनकी अपनी असल पैकिंग में होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि पैकेट कोई और दवा के अंदर कुछ और हो, ठीक है? इसके साथ-साथ आपने जो आपका डॉक्टर है, उसने ज़ाहिर बात है आपको चीज़ें प्रिस्क्राइब की होंगी, तो उसका अपना सिग्नेचर वाला प्रिस्क्रिप्शन लाज़मी रखें, ठीक है? सारी बातें वहाँ पे आपको अगर ये नहीं होगा तो आपके सऊदी एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है या आपके कस्टम के ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है, जब ये सुन रहे हैं सारे, तो जब ये हाजी कैंप जाएँगे ना वैक्सीनेशन के टाइम पे, तो अपना जितना भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है या कोई अगर वो कांस्टेंट यूज़र हैं किसी दवाई के, तो उसको भी जाके वो वहाँ के हाजी कैंप के डॉक्टर से वो स्टैंप लगवाएँगे। तो ये लाज़मी चीज़ें होती हैं, ज़रूर कैरी करनी है। और एक छोटी फर्स्ट एड किट होती है, ठीक है? तो वो भी अपने साथ लाज़मन रखें, जिसमें थर्मामीटर हो, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह हो, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। जहाँ से भाई जब सफ़र हज की बात की जाती है, तो बात सफ़ाई की भी आती है और सफ़ाई तो निस्फ़ ईमान है, जैसा कि कहा जाता है। पूछना आपसे ये था कि इस हवाले से ये कोई साबुन या शैम्पू इस तरह के भी मिलते हैं या टूथपेस्ट वग़ैरह जो बिना खुशबू के होते हों? क्योंकि खुशबू वाले साबुन या शैम्पूज़ या टूथपेस्ट मेरा ख़्याल है ये तो हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हालत इहराम में, तो ज़रा इस पर भी बताइए? जी असद भाई, हालत इहराम के अंदर एक हाजी को या मोअतमिर को खुशबू वाली चीज़ों से बचना लाज़िम होता है उसके लिए, ठीक है? क्योंकि ये एक जनायत है और अगर आप इससे नहीं बचते और इसको हम कंज़्यूम कर लेते हैं, तो आपके ऊपर सदका लाज़िम आ जाता है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी साबुन परचेज़ करें या शैम्पू या कोई लोशन वग़ैरह, ठीक है? या इवन टूथपेस्ट भी, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये बगैर खुशबू वाला हो, ठीक है? तो एक किट भी मिलती है, ठीक है? हाजी की अलग से किट होती है, इसको कहा जाता है जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना इंसान की, तो वो भी इन्हीं इन्हीं किस्म के स्टोर से मिल जाती है। आप उनको कहें कि आप मुझको बगैर खुशबू वाली एक किट दे दो, तो उसके अंदर जो साबुन होगा, आपका जो शैम्पू होगा या जो लोशन वगैरह होगा, वो फ्रेग्रेंस फ्री होता है, ठीक है? उसमें भी खुशबू वगैरह नहीं होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पेस्ट को अवॉइड करें, उसकी जगह अगर आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बेहतर भी है ना सिर्फ़, और बल्कि ये तो सुन्नत रसूल भी है, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो मिसवाक अपने साथ लाज़मन कैरी करें। देखिए, कितनी हसीन बात है कि सफ़र हज के अंदर कितनी ज़्यादा अफ़ादियत बढ़ जाती है मसवाक की, कि जनाब अब कोई खुशबू का मामला भी नहीं है, चूँकि सुन्नत है ये तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वैसे भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए और हालत इहराम में तो क्या ही कहने कि डबल-डबल अजर। तो अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है सफ़र हज पर होते हैं कुछ इंसान, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भूख जल्दी लग जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको भूख लगती तो कम है लेकिन बहरहाल वक़्त पे वक़्फ़े से लगती है। तो अब सफ़र हज में थकता भी इंसान है, एनर्जी भी इसकी इस्तेमाल होती है, तो ऐसे में क्या अपने साथ हम कुछ बिस्किट और ये इस किस्म की चीज़ें ले जा सकते हैं? अच्छा, इसमें साथ बात ये भी है कि ज़ाहिर है जो बुलंद फ़िशार खून रखने वाले लोग हैं, यानी जिनको ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है, उनको अपने तकाज़े देखकर सारी की सारी चीज़ों को रखना होगा और इसी तरह से जिनको दियाबितीज़ यानी शुगर का अगर आर्ज़ा लाहक होगा, तो उनको अपने मामलात को देखते हुए करना होगा। तो क्या हम बाहर के अपने साथ कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी हमें रखना चाहिए या बस हम यही सोचते रहें कि जो हम ग्रुप जिसमें हैं, बस वही लोग हमें अरेंज कर देंगे? जी असद भाई, बिल्कुल इंसान को जो है वो दौरान सफ़र भूख लगती है, ठीक है? और जब आप ख़ास तौर पे अय्याम हज के अंदर जब आपने ट्रैवल करनी होती है पैदल, जब आप पैदल सफ़र करेंगे, मिना में, अराफ़ात वग़ैरह में, मुज़दलिफ़ा से जब जाएँगे रमी करने के लिए या उससे जब फ़ारिग हो जाएँगे रमी से, तो आपने पैदल वॉक करनी है। तो ज़ाहिर बात है इंसान को तकाज़ा होता है, क्योंकि वो इतना आदी नहीं होता ना, क्योंकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है, अचानक उसको जब ये आए, तो उसका जो ईटिंग साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो उसके लिए बिल्कुल आप हल्की-फुल्की खुराक अपने साथ ज़रूर कैरी कर सकते हैं, जिसमें बिस्किट्स आ सकते हैं, खुश्क मेवाजात होते हैं और वो कैरी कर लें, कुछ चने होते हैं भुने हुए, वो कैरी कर लें, ठीक है? कोई क्या कहते हैं उसको, जूसेस ऐसे कैरी करें जिसके अंदर दूध हो, क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है? बिल्कुल कैरी कर सकते हैं, ठीक है? आपने ये नोट करना है ख़ास तौर पर कि जो आप चीज़ें कैरी कर रहे हैं, वो देर तक ना कैरी रखें, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर वो बैग में रहेगा आपके, तो हो सकता है ख़राब हो जाए, अगर देर तक पड़ा रहा, और उससे स्मेल भी फैल सकती है, तो उसका ख़्याल रखना है। अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल अपने साथ चीज़ें कैरी कर सकते हैं।
जी, जहाँ से भाई हमारा प्रोग्राम लगता है कि काफ़ी तवील होता चला जा रहा है, लेकिन बाहर क्या बातें भी बड़ी काम की हो रही हैं। तो फिर एक सवाल ज़हन में उभरता है कि अक्सर ग्रुप्स में ये तज़किरा होता है कि 3 पिन प्लग्स लेकर जाओ और ये लेकर जाओ और वो लेकर जाओ और पावर बैंक लेकर जाओ। तो ज़रा हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में भी बता दीजिए कि इनकी क्या अफ़ादियत है और हमें इनका क्या फ़ायदा हो सकता है? जी असद भाई, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ठीक है? उनके बारे में ये है कि बिल्कुल एक आज़म हज को अपने साथ ये बिल्कुल रखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि उनको वहाँ पर काम आएँगी, ठीक है? आजकल आपको पता है कि जो है वो सबसे बड़ी फ़िक्र जो होती है वो ये होती है कि मैं जो अपना मोबाइल फ़ोन है या मेरा कोई भी वाई-फ़ाई का गैजेट है या जिससे मैं इंटरनेट एक्सेस कर सकूँ, वो तमाम जो है वो मेरे पूरे अलाइन होने चाहिए, तो इंसान को ये टेंशन रहती है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि जो आपका पावर बैंक है ना, उसकी खरीदारी बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है? तो ये नोट कर लें कि कम से कम कोई 10 से 20,000 एमएएच की गुंजाइश वाला पावर बैंक लाज़मन लें। क्यों? क्योंकि उसमें मिना के खैमों और मुज़दलिफ़ा में जो जब आप बैठते हैं, तो जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स लगे होते हैं ना दीवारों पे या कि उन्होंने कोई अरेंज किया होता है या किसी ने अपनी पीस लगाई होती है, तो वो उसमें रश ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो फिर आप चार्जिंग पॉइंट तलाश करते रहते हैं, फिर आपको जगह नहीं मिलती है, ठीक है? कि मैं अपना जो है वो कहाँ प्लग इन करूँ अपना फ़ोन। तो इससे बेहतर है कि इंसान अपने पास एक अलग से अपना सेपरेट एक पावर बैंक कैरी करे, तो उसको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चार्जिंग पॉइंट्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पे सऊदी अरब में जो होते हैं ना इंग्लैंड के कुछ होते हैं 3 पिन में तस्वीर भी शायद यहाँ पर जो है वो अगर डिस्प्ले हो जाए, तो एक होता है एक 3 पिन का प्लग, वो लाज़मी इस्तेमाल करें, ठीक है? एक यूनिवर्सल एडाप्टर खरीद लें अगर ये नहीं है तो, ठीक है? ताकि आपका चार्जर जो है वो हर जगह लग सके, ठीक है? जो यूनिवर्सल होता है, तो उसके लिए फिर क्योंकि पाकिस्तान में हम जो यूज़ करते हैं ना, उसकी शेप या उसकी साख़्त अलग होगी, ठीक है? जो कहीं और यूज़ होता है उसकी सारी बातें साख़्त अलग होगी, फ़ंक्शन उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो यूनिवर्सल एडाप्टर है ना, वो अब लाज़मी खरीदारी करनी है आपने उसकी, ताकि वो हर जगह पर लग सके। और मोबाइल सिम के हवाले से मैं बता दूँ कि आप अलग से अपने बजट के अंदर ज़हन में ये सोचें कि मैं 100 से 200 रियाल तो सेपरेट करूँगा, ठीक है? उसको आपने अलग रखना है ताकि आपको एक अच्छा डाटा पैकेज मिल सके। बिल्कुल सिम तो मिलेंगी, उसमें शायद पैकेज भी हो, लेकिन ज़ाहिर बात है आपने बातें भी करनी है घरवालों से या अज़ीज़ व अक़ारिब से, या आपको जो है वो वहाँ पे मौजूद होकर भी आपको इंटरनेट तो चाहिए होता है। तो आप ज़हन बना लें कि मैं एक 100 से 200 रियाल सेपरेट करूँगा कि अगर मैं जो अपनी सिम के अंदर डाटा पैकेज जो है वो करवा सकूँ, डलवा सकूँ, ठीक है? ज़ाहिर बात है इंसान ने घर में वीडियो कॉल पे बातें भी करनी होती हैं, अपने प्यारे वालों को, चाहने वालों को। ख़ैर तो हम वैसे तो हम इसको कहते हैं कि लोग अवॉइड करें, जब वहाँ पर आप पहुँच जाएँ तो वीडियो कॉल को जो है वो छोड़ दिया करें। एक तो तकद्दुस होता है उन जगहों का, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है जब लोग वहाँ से फ़ारिग होके घर बात करना चाहते हैं, तो उनको लाज़मी वीडियो कॉल एक ऐसा ज़रिया है जो वो बात कर सकें, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा पैकेज होना चाहिए आपकी सिम के अंदर, ठीक है? और अगेन जहाँ से मैंने शुरू किया था पावर बैंक, तो आपने सिर्फ़ ये नोट करना है कि जो आप वो परचेज़ करते हैं पावर बैंक, वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, ठीक है? छोटे ब्रांड का होगा, किसी चीप ब्रांड का होगा, तो वो ज़्यादा जल्दी वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर ख़राब हो जाएगा और आपको वहाँ पे जाके टेंशन होगी। तो मेक श्योर करें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते वक़्त ख़ास तौर पे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक किया करें, इंश्योर करें कि वो चीज़ें ख़राब ना हो या गर्म वगैरह ना हो जाएँ। अच्छा, जहाँ से भाई एक सवाल और भी ज़हन में उभरता है मेरे और वो ये कि जब ज़ईफ़ रहमान अपने घरों से रवाना होते हैं, तो गो के उनके पास एहराम की चादरें होती हैं, जो कि सफ़र का बड़ा अहम जुज़ है। लेकिन साथ में उनका एक सूटकेस भी होता है, बैग्स भी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान जैसा कि अभी आपने ऊपर बताया, वो सारा का सारा हो सकता है। तो अब हमें ये समझ नहीं आता कि इसमें कितना सामान कितने वज़न में होना चाहिए। सुना है कि मुख्तलिफ़ एयरलाइन्स का जो वज़न का पैमाना है, वो भी मुख्तलिफ़ होता है। और फिर ये भी सुना है कि सामान अच्छे मियार का होना चाहिए, मसलन सूटकेस वगैरह, चूँकि वहाँ जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट पर चूँकि रश बहुत होता है, हुजूम बहुत होता है, जहाज़ों का आना-जाना लगा होता है। लिहाज़ा पोर्टर्स जो हैं, उस सामान को कभी-कभी बेदहानी से भी उतारते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत से सामान के व्हील्स वगैरह टूट जाते हैं। फिर ये कि सामान को आगे कैरी करने का तरीक़ा-ए-कार क्या होगा? चूँकि अगर हमने उसको उठाने की कोशिश की, तो हमारी कमर में दर्द हो जाएगा। तो थोड़ा इस चीज़ का भी थोड़ा-सा असलूब बता दीजिए, ताकि हमें और आसानी हो जाए। जी असद भाई, बैगेज के हवाले से आपने पूछा है कि कितना वज़न हम लेके जाएँ, जब हमारी फ़्लाइट अनाउंस हो जाए, तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि हम कितना वज़न मुकम्मल जो हमारा कुल वज़न हो, वो कितना हो, ठीक है? हमारे सामान का।
जिसमें हैंड कैरी भी आ जाता है और हमारा टोटल लगेज भी आ जाता है। तो उसकी जो बैलेंसिंग होती है, उसका ख़्याल कैसे रखना चाहिए, आपने ये पूछा है। देखिए जब आप खरीदारी कर रहे होते हैं ना सब चीज़ों की, तो आप ये चीज़ भी इंश्योर करें कि आप जिस एयरलाइन से जा रहे हो, आप पीआईए से जा रहे हो या सऊदी एयरलाइन से जा रहे हो या एयर सयाल है आजकल, फ्लाई जिना है, ठीक है? आप किसी से भी आप जा रहे हो, तो आपने पहले नोट करना है कि उनकी जो लिमिट है ना, लगेज की लिमिट, वो कितनी है, ठीक है? ये आपने लाज़िमन चेक करनी है, ठीक है? अ, अक्सर जो है वो बैग हम जब खरीदते हैं तो देखते हैं बड़ा प्लास्टिक उसका हार्ड होता है, ठीक है? सख्त प्लास्टिक वाला होता है। तो उसको आप छोड़ें, आप एक अच्छे बेहतरीन मयारी जो पॉलिएस्टर के या नायलॉन के होते हैं वो बैग वो आप परचेज़ करें, ठीक है? आप हार्ड शेल को अवॉइड करें, ठीक है? जिसका सख्त प्लास्टिक हो ना उसको अवॉइड करें। बिल्कुल इसके बजाय आप पॉलिएस्टर के बैग खरीदें या नायलॉन वगैरह के। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि उनका अपना जो वज़न होता है ना वो कम होता है। ठीक है? फिर आपको एक तरह की स्पेस मिल जाती है अपना सामान रखने की, गुंजाइश आपको ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है? और इसके अलावा क्या करें आपके जो 4 पहियों वाला होता है ना स्पिनर बैग होता है एक ऐसा, उसको स्पिनर कहते हैं, इसके 4 पहिए होते हैं, वो लाज़िमन अपने साथ कैरी करें, ठीक है? ताकि आप जब लंबी कतारों में खड़े होते हैं ना एयरपोर्ट की या बस की टर्मिनल्स की लंबी-लंबी लाइनें जब होती हैं, तो आप जब उन्हें खड़े हो आप वहाँ पर, तो आप जो है बजाय उसको उठाने के और वज़न बर्दाश्त करने के, ठीक है? आप उसको घसीट के, ड्रैग करके या चला के अपने साथ रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा अगर आपके पास स्पिनर होगा, ठीक है? 4 पहियों वाला। और जब वापस आप जब आ रहे हो खैर से, तो आपके पास ये मेक श्योर कीजिएगा ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से खजूर भी खरीदेंगे, आप जो है वो ज़मज़म भी आपके पास होगा। तो ये आपने स्पेस जब वापस आनी है ना, पाकिस्तान वापस आना है, तो आपका स्पेस इस तरीके से आपने मैनेज करना है कि आपकी ज़मज़म का जो वज़न है ना, जो कि 5 लीटर की बॉटल मिलती है, ठीक है? वो और जो आपने कोई तोहफ़े-तोहाइफ़ खरीदे होते हैं ना वापसी वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो उसको भी आप किसी तरीके से एडजस्ट कर सकें, ठीक है? लेकिन बियरिंग इन माइंड कि जो भी एयरलाइन का वज़न है, वो उससे तजावुज़ ना करे, ठीक है? वरना आपको पता है, आप ज़्यादा वज़न कैरी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा पे करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इंसान कहता है यार मैं 1 किलो भी अगर मैं एक्स्ट्रा कैरी करूँगा, ये बाज़ औक़ात तो वो मेरे लिए मसला बन सकता है। तो आपने मैनेज प्रॉपर तरीके से करना है, जाते हुए भी और वापसी आते हुए भी, ठीक है? इन चीज़ों के लिए क्या मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक छोटा-सा एक मिलता है स्केल होता है डिजिटल वेट स्केल, ठीक है? आप वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें ताकि आप जब अपने होटल से ही या अ, पाकिस्तान से ही आप कैरी कर लें कि यार मेरे ज़हन में है कि मेरी एयरलाइन ने कितना मुझको कहा हुआ है कैरी करने के लिए वज़न को, तो मैं उसके हिसाब से अगर मेरे पास ये डिजिटल स्केल होगा, तो मैं अपना वज़न जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें अगर कम इम्पोर्टेंस वाली हैं, तो मैं उनको अवॉइड भी कर सकता हूँ। तो आपने ये चीज़ ज़हन में लाज़मन रखनी है कि एक तो आपने बैग जो है ना, वो स्पिनर वाला रखना है, ठीक है? ताकि आप उसको उठाएँ ना बल्कि ड्रैग करते जाएँ साथ-साथ, ठीक है? आपको उठाना ना पड़े वज़न और अगेन जो एडजस्टमेंट होती है, यहाँ से जाने के लिए भी एक एडजस्टमेंट है। ठीक है कि आप एक्स्ट्रा सामान मत कैरी करें अपने साथ और जब वापस आएँगे, तो मेरे ख्याल से जब वापस आते हैं तब सामान ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके पास खजूरें होती हैं, आपके पास जो है वो दीगर तोहफ़े-तोहाइफ़ होते हैं, ज़मज़म होता है, तो एडजस्टमेंट उसके हिसाब से आपने बड़ी स्मार्ट तरीके से करनी है, ठीक है? और अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो, लेकिन ये चीज़ें आपने लाज़िमन रखनी है कि मैं जब चीज़ें कैरी कर रहा हूँ, तो मेरे हैंड कैरी में क्या आएगा, मेरे टोटल लगेज में क्या आएगा, क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? कोई परवाज़ें जो हैं वो 30 किलो वज़न अलाउ करती हैं, कुछ 40 करती हैं, कुछ 35 करती हैं, तो आपने उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। अच्छा जान से भाई ठीक है, तो ये हाजी यहाँ से अपने सामान के साथ चला और एयरपोर्ट पहुँचा और फ्लाइट भी उसने पकड़ी और वो वहाँ पहुँच गया। चलिए ये सारे काम हो गए, लेकिन अब अगर तो वो हाजी सफ़र हज में सबसे अहम मरहले में दाखिल हो गया, यानी कि अब वो चला है वहाँ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए अपने ख़ैमों की जानिब, मिना की जानिब, अपनी इमारत से, बिल्डिंग से, रहाइश से, जहाँ से भी चला है, अब वो मिना जा रहा है। वहाँ मुमकिना तौर पर उसको 5 अय्याम गुज़ारने हैं। ऐसे में उसके पास ये सामान की क्या तरतीब होना चाहिए, कैसे बैग्स होने चाहिए? ज़ाहिर है यहाँ पर हो सकता है मैं, आप और एक तीसरा शख्स आपस में इख्तिलाफ़ कर जाए कि जी मेरा तरीक़ाकार ये है, लेकिन आपका जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ़ है। लेकिन बहरकैफ़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस हवाले से क्या राय देना पसंद करेंगे? जी असद भाई, मीना के जो होते हैं ना 5 दिन, हमें हज के 5 दिन बेसिकली, तो उसमें भी आप जो है वो एक छोटा बैकपैक अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है? जो आपके बाकी लगेज से छोटा साइज़ का होता है। जिस तरह बच्चों के बस्ते होते हैं ना स्कूल के, इसी तरह का आपको एक ट्रैवल बैग जो आप हैं, चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। वो जो आपके कंधे के साथ लगा रहेगा, ठीक है? ये आपके अय्याम हज में आपको बहुत काम आएगा। तो उसमें क्या-क्या हो सकता है बेसिकली, लेकिन मेक श्योर करना जब आप खरीदें, तो आपके जो इस बैग का जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, जो आपके कंधे पे आएँगे, उसका आपने ये इंश्योर करना है कि वो नरम हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, वरना फिर आपका कंधे पे जो है वो ज़ाहिर बात है निशानात आ सकते हैं, आपको दर्द हो सकता है, ठीक है? तो उसके स्ट्रैप्स ये कोशिश कीजिएगा कि नरम हो, ठीक है? जितने भी आज़मीन हज हमारी ये बातें सुन रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप ये जब बैग परचेज़ करेंगे, तो आपने उनका एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी देखनी है, उसका स्टफ़ देखना है, ठीक है? वो फटा हुआ ना हो।
अच्छी क्वालिटी का हो, उसके स्ट्रैप्स जो है ना, जो आपने कंधे पे लटकाने हैं, वो नरम होने चाहिए, ठीक है? ताकि आपके कंधों पे ज़ाहिर बात है बिला वजह का बोझ ना पड़े, ठीक है? वैसे भी जब आप जाते हो यहाँ से पाकिस्तान से, तो आपका जितना भी आपका बैगेज होता है, लगेज होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। लेकिन आप जैसे-जैसे आप जाते रहते हो, तो आपका सामान रिड्यूस होने लगता है, ठीक है? आपने 45 दिनों के हिसाब से जो सामान रखा होगा, उसमें और जो आपके अयाम हज का दिनों का सामान है, उसमें ज़ाहिर बात है फ़र्क तो होगा, क्योंकि दिन कम है। तो 5 दिनों के लिए आपकी चीज़ें भी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप वही चीज़ें कैरी करें मिना के ख़ैमों के अंदर भी, ठीक है? तो उसके लिए आपने अपना सामान रिड्यूस करना है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप एक जोड़ा कपड़ा रख लेंगे अपने साथ, ठीक है? एक्स्ट्रा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो 10 तारीख के बाद फ्री होते हैं, तो आप एक जोड़ा पहन लें, ठीक है? एक टॉवल अपने साथ, एक तौलिया जो होता है वो कैरी करें लाज़मन, ठीक है? जाए-नमाज़ जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है? वो लाज़मन रखिए अपने साथ, और जो आपकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स आप खाते हैं, आप वो रखें उसके अंदर, ठीक है? इतनी जगह होनी चाहिए उस बैग में कि ये सब चीज़ें आ जाएँ उसके अंदर। और आपकी वाटर बॉटल होती है, पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है वहाँ पे, प्यास लगती रहती है अक्सर, तो आपकी वाटर बॉटल भी उस बैग के अंदर आ जाए, ठीक है? और उसकी साइडों पर जेब भी होनी चाहिए, जो इंसान छोटी-मोटी चीज़ें रख सके अपने साथ, ठीक है? किसी की नज़रों की ऐनक होती है, वो नज़रों की ऐनक भी सँभाल सकता है इस बैग के अंदर, ठीक है? और वैसे भी 2025 में ये देखा गया था कि वहाँ के जो हुकाम थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अ, जो भी हज गुज़रा है 2025 का, उसमें बहुत सी चीज़ें जो थी वो खुद से प्रोवाइड कर दी थी। जो छोटे-मोटे गुड्स थे ना, वो उन्होंने खुद ही आज़मीन हज के लिए उनकी जगहों पर, या उनके जहाँ पे उनका जगह बनी हुई थी मिना के अंदर ख़ैमों में, हर हाजी का उसके बैरक तो मैं कह रहा हूँ, जो एक कुशन होता है लंबा-सा मैट्रेस, उसके ऊपर उन्होंने जो तक़सीम की हुई थी, तो हर हाजी के लिए उसकी ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थीं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर ज़ाहिर बात है इंसान अपना एक रखता है ना कि मैं भी कुछ लेके चलूँ, क्योंकि हमारा ये समझ आती है हम लोगों को ये कि हमने अपने साथ ज़ादिरा लाज़मन रखनी है। तो बिल्कुल आप ज़ादिरा के तौर पर भी ये चीज़ें बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 2025 में ये देखा गया था कि ये तमाम चीज़ें जो अयाम हज के लिए काम आनी थी, हाजी के लिए, वो सऊदी हुकाम ने पहले ही वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी थी। यहाँ फिर मेरे ज़हन में एक सवाल उभरता है कि जब पाकिस्तान से रवाना हुए, अपने बैग्स एयरलाइन को जमा करवा दिए, जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करना है, और इसी तरह से हमने अपने ख़ैमों में भी वहाँ पर लेकर जाने हैं अपने सामान को। लेकिन अगर तो ये सामान सबका एक जैसा हुआ, तो फिर क्या होगा? आया कि कैसे पहचानेंगे? तो क्या कोई रिबन वग़ैरह बाँधना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, वो तो ये करते हैं कि उस बैग के ऊपर बाकायदा नाम लिखवा देते हैं उस हाजी का। तो या मुख्तलिफ स्टिकर्स आपको यहाँ जब पाकिस्तान से जाते हैं, तो सरकारी हवाले से भी वो स्टिकर्स कहा जाता है कि अपने बैग्स पर लगा लीजिए। लेकिन फिर वही एक सवाल कि वो तो सारे बैग्स एक ही जैसे अगर हैं, तो उसमें से अपना बैग तलाश करना ख़ासा मुश्किल होता है। इसमें भी हमारी कुछ तो रहनुमाई फ़रमाइए आप। जी, जी। असद भाई, ये बड़ी ज़रूरी बात आपने पूछी है, और ऐसा होता भी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके बैग हैं, आपने उनको जो है वो लाज़िमन एक अलग पहचान देनी है, एक निशानी उनकी रखनी है हर हाल में। क्योंकि ये देखा गया है पिछले सफ़रों के दौरान, हज हो या उम्रा हो, लोगों के जो बैग हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं। या क्यों मिसप्लेस होते हैं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो ज़ाहिर बात है मार्केट में एक ही तरह का बैग फॉर एग्ज़ाम्पल मिलता है, या अगर किसी ने एक डिज़ाइन का बैग ले लिया कहीं से, तो किसी और ने भी लिया होता है, ये इत्तेफ़ाक होता है, ये हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम जो है वो इसको एक अलग से पहचान दे दें, इसकी एक निशानी रख लें, ठीक है? अ, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर हज़ारों बैग तकरीबन, मैंने जैसे पहले कहा कि एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने बैग पर कोई रिबन बाँध लें, ठीक है? कोई अलग से कोई कहते हैं ना शोख़ किस्म का, या थोड़ा-सा ब्राइट या ग्लिटरी किस्म का कोई रिबन बाँध दें, जो आप दूर से पहचानें, अभी ये रिबन मैंने बाँधा था और ये मेरा ही रिबन है, ठीक है? या मल्टी कलर्स का कोई रिबन है, वो बाँध दें, ठीक है? अ, या फिर आप बड़ा-सा प्रोमिनेंट मार्कर से, ठीक है? या परमानेंट मार्कर नहीं कह रहा, परमानेंट में और प्रोमिनेंट में फ़र्क है। मतलब कि ऐसा कोई नाम हो, कोई ऐसा मार्कर ही इस्तेमाल करें, दूर से नज़र आ जाए कि भई ये फलाने हाजी का सामान है, ठीक है? कोई आपको कुछ वो मिलता है ना, कुछ लॉकेट्स मिलते हैं, वो भी आप अपने साथ कैरी करेंगे, आप खुद अपने गले में पहनेंगे उसको, ठीक है? ताकि वो आपकी हिफ़ाज़त में रहे। और सारी बात है, आजकल बैंड्स भी मिलते हैं, क्यूआर कोड्स भी हो गया है, सब कुछ हो गए हैं, आपके रिस्ट बैंड भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि आपने अपना सामान खुद भी महफ़ूज़ रखना है, तो उसके लिए आपने लाज़मन अपने सामान पे ये जो डिस्टिंक्टिव चीज़ होती है ना, जो कि आपको मुमताज़ कर दे आपके सामान को बाकी सामानों से, तो आपने लाज़मी अपने साथ जो है वो आपकी नज़र आ जाए कि आपके बैंक के जो हैंडल होता है बेसिकली, उस पर या किसी भी जगह पर कोई छुपा कर अगर रखना चाहें कि आप खुद ही पहचानें, जब मैं बैग तक टोल रहा हूँ अपना, तो मैंने यहाँ पे इसकी एक निशानी रखी हुई थी ये वाली, तो ये लाज़िमन होने चाहिए। रिबन का इस्तेमाल करें, या जब आप लिखें उसके ऊपर, तो इस अंदाज़ में लिखें कि वो आप ही को पता हो और आप उसको पहचान लें फौरी तौर पे।
जहाँ से भाई यहाँ हम अपने समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से भी एक सफ़र हज की जो अशिया होती हैं उनमें से 1-2 अशिया का हम यहाँ तज़किरा करते चलें कि ये आई मास्क और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ये क्या इसके बारे में भी ज़रा बता दीजिए? क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स काफ़ी तवील होती हैं और उनको घंटों जहाज़ में बैठे रहना होता है, तो ऐसे में उनको आराम की तलब भी होती है। तो क्या किया जाए? ज़रा इनके बारे में भी, इन चीज़ों के बारे में भी ज़रा बताइए ज़रा मुख्तसिर। जी असद भाई, आपने ज़िक्र किया है नेक पिलो के हवाले से और आई मास्क के हवाले से। ये देखें, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट तो हैं ये भी, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है, अहमियत होती है। ज़ाहिर बात है, जब आप सफ़र करते हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ का सफ़र मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 घंटे का हो सकता है फ़्लाइट का। लेकिन जो बाकी ममालिक से आ रहे होते हैं, तो उनको जो है वो फ़्लाइट थोड़ी लंबी हो सकती है उनकी, ठीक है? या बाज़ औक़ात किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, ठीक है? तो बिल्कुल ये तो सफ़री मामलात होते हैं। इसमें जो है वो आप नेक पिलो अपने साथ बिल्कुल रखें, ठीक है? और जो आई मास्क है, इसमें क्या होगा कि आप जो है वो शोर-गुल को भी आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आप जो है वो नींद कर सकते हैं पूरी अपनी, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन अगेन नींद की अगर बात आई है, तो एक और बात जो है वो इसी की ज़िम्न में कर दूँ कि नींद में आप ऐसी नींद भी मत लीजिएगा कि आपकी मिकात का जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए और आपको पता ना चले। तो ये आपने मेक श्योर करना है। बाकी बिल्कुल आप जो है वो नेक पिलो रख सकते हैं और आई मास्क भी अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है? आप ज़ाहिर बात है, गर्दन का तकिया जो होता है ना, ये आपको फटीग से आप जब थक जाओ या कोई दर्द वगैरह हो जाता है अक्सर लोगों को, तो ये नेक पिलो जो बड़ा काम आता है इससे, ठीक है जी, रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत जो गुज़र-बसर हमारा होता है, ज़ाहिर-सी बात है कुछ पैसे भी पास होना चाहिए। तो एक सादा या मुतवस्सित शख़्स जो है उसके पास कितने रियाल वग़ैरह होना चाहिए और उसको किस शक्ल में वो लेकर जाए उस नक़दी को, आया कि रियाल में लेकर जाए, डॉलर में लेकर जाए, पाकिस्तानी करेंसी में लेकर जाए। तो एक चूँकि मैंने जैसा कि पहले ही अर्ज़ किया कि हर आदमी की अपनी-अपनी राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं चाहूँगा कि आपकी राय को भी यहाँ पर शामिल किया जाए ताकि लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाएँ। जी असद भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ये करेंसी के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि हमें माली मामलात में बिल्कुल मुतवाज़न होकर चलना चाहिए, ठीक है? हज के हवाले से हो या उम्रे के हवाले से, ठीक है? आप पाकिस्तान से जब रवाना होना, तो आपके पास कम से कम 500 से 1000 जो रियाल हैं, वो छोटी करेंसी में होने चाहिए, ठीक है? 10, 50 100 के नोट जो है ना, वो आपने मेक श्योर करने हैं कि इतने आपके पास होने चाहिए, 500 या 1000 रियाल तक, ठीक है? छोटी करेंसी वाले नोट। क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि देखें, एयरपोर्ट पे उतरते ही बाज़ औक़ात जो है वो खाना-पीना हो सकता है इंसान का, कोई सिम उसने परचेज़ करनी है, ठीक है? तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके पास कम से कम इतना चेंज हो कि वो छोटी-मोटी परचेज़िंग जो होती है वो ऑन द स्पॉट कर सके, किसी से लेना ना पड़े उसको, ठीक है? और जो बाकी आपकी रकम है, वो आप जो है वो डॉलर्स के हिसाब से रख लें, क्योंकि वहाँ पे डॉलर का रेट बड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है? और ये ईज़िली किसी एक्सचेंज से तब्दील भी हो जाते हैं, ठीक है? सारी जो आपकी नकदी है यानी कि कैश है, वो आप एक जगह पे मत रखें, ठीक है? 2-3 जगहों पे रखें उसको, ठीक है? मतलब कुछ बेल्ट में रख लें, कुछ अपने बैग में रखें, ठीक है? आपके साथ कोई साथी है, आपकी साथी से मुराद कि अपनी-अपनी साथी, ठीक है? आपकी वाइफ़ हो या आपका हस्बैंड हो या आपके वालिद साहब हो, भाई हो, उनको भी दे दें कुछ, ठीक है? तो अगर आप सारी एक जगह पे रखेंगे और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो सारा का सारा लॉस एक ही दफ़ा का हो जाएगा, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा और आपका जो माइंड है वो उसी नुकसान में रहेगा कि यार मैंने सारे पैसे एक जगह रखे थे, ठीक है? तो अगर खुदा ना खास्ता गुमे भी, तो कम पैसे गुमे, ज़्यादा ना गुमे, ठीक है? तो उसको आप जो है वो 2-3 जगहों पर रख लें, कुछ अपने बेल्ट में रखें जैसे मैंने पहले कहा, कुछ अपने बैग में रखें या कुछ अपने साथी को दे दें, यानी कि अपने भाई को, अपने मिसेज़ को या वालिद साहब को, ठीक है? और एक और चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है ना, वो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन उसमें आप एक्टिव कर लें, ठीक है? कि अगर मैंने कोई बैनुल-अक़वामी किस्म की कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है या कहीं से मुझे पैसे आने हैं या मैंने भेजने हैं या कुछ भी, क्योंकि आप खुद एक बैरून मुल्क में जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ लाज़मन करनी चाहिए कि आपका जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है, ठीक है ना? वो आपके पास लाज़मन अवेलेबल हो या आप उसको अपने कार्ड को उसमें आप कन्वर्ट करवा लो, ठीक है? एक्टिव करवा लो। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है? क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप के पास अगर पैसे नहीं हैं या कोई और ज़रूरत पड़ गई, तो आप जो है वो किसी एटीएम में जाकर भी निकाल सकते हैं रियाल, ठीक है? तो आपका एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड वगैरह इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? होते हैं इसमें बैंक के चार्जेज़ लागू होते हैं, लेकिन ये है कि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके बहुत काम आ सकती है। मोहतरम आज़मीन हज उम्रा, हमारी आज की ये शॉपिंग गाइड महज़ एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये आपके लिए मोहब्बत का एक पैगाम था। देखें, तैयारी ऐसे कीजिएगा कि वहाँ पहुँचकर आपको सुई से धागे तक के लिए मक्का और मदीना के बाज़ारों में दौड़ना ना पड़े। हम नहीं चाहते कि आपका कीमती वक़्त
दुकानों पर भाव-ताव करने में गुज़रे, जबकि रहमान का घर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई देर होनी चाहिए मज़ीद। बिस्मिल्लाह कीजिए, अपनी कमर कस लें, ज़रूरी सामान समेटें और इस एक्साइटमेंट को महसूस करें कि आप कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनने जा रहे हैं। सामान्य सफ़र में आप बहुत से जोड़े अपने साथ रखेंगे, एक सब्र का जोड़ा भी अपने साथ रख लीजिएगा इज़ाफ़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ की रौनकों और रश में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इस खूबसूरत और इल्मी सिलसिले के इनेकाद पर मैं अपने मोहतरम जनाब असदुल्ला ख़ान ग़ौरी साहब के लिए बहुत उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद ममनून हूँ, जिन्होंने ये आज़मीन हज की खिदमत का ये बीड़ा उठाया है। अल्लाह करीम हमारे भाई जनाब असद साहब की इन मुख़लिसाना कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे, इनके इल्म और अमल में बरकत दे और इस प्लेटफ़ॉर्म को हम सब के लिए सदक़े जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, आपकी हाज़िरी को हज मबरूर का दर्जा दे और हमें भी आप अपनी दुआओं के एक गोशे में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जहाज़िब भाई, आपने बहुत वक़्त निकाल कर हमें बहुत कीमती मालूमात फ़राहम की। जहाँ तक सिम की बात है तो मैं यहाँ पर इसमें ये इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि अगर तो किसी को सिम लेनी है तो वहाँ उतर कर एयरपोर्ट से सिम हासिल ना करे, चूँकि उसके साथ कोई जालसाज़ी भी हो सकती है। बेहतर है कि इंतज़ार करे और अपने मकाम तक पहुँच जाए, यानी कि मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद वहाँ पर जो ऑथराइज़्ड डीलर्स होते हैं, उनकी जो अपनी आउटलेट्स लगे होते हैं, जो कि ऑथेंटिक होते हैं, वहाँ से जाके फ्रेंचाइज़ से जो है वो सिम ले, बजाए इसके कि रास्ते में किसी को अपने फिंगरप्रिंट्स दे दे और उसके बाद जब वो पहुँचेगा तो पता चला कि फिंगरप्रिंट्स भी चले गए, सिम भी निकलवा ली गई, पैसे भी जाकर निकल गए आपकी जेब से और आपके पास कुछ आया भी हाथ नहीं। तो बेहतर यही है कि सिम जो है वो वहीं जाकर अपने स्टेशन पर किसी इंतहाई काबिल एतमाद डीलर से या जो कहना चाहिए फ्रेंचाइज़ से वहाँ से हासिल की जाए, अगर तो ज़रूरत हो। तो सामईन कराम, जैसा कि आपने देखा कि आज का प्रोग्राम सुना कि बड़ा तवील हुआ और लेकिन इसमें मालूमात बहुत है आपके लिए। उम्मीद है कि आप इससे खूब फ़ायदा उठाएँगे। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।